नमस्कार। नव वर्ष की सबको मंगल कामनाएं। आज कायदेसर पश्चिम बंगाल में लोकसभा के निर्वाचन का बिगुल तो ब्रिगेड परेड ग्राउंड के माध्यम से बज ही गया। हम लोगों ने भी सोचा कि लोकसभा के निर्वाचन को ध्यान में रखकर हमारे दक्षिण बंगाल के जो जनप्रतिनिधि और विशिष्ट जन हैं उनसे समय समय पर आप लोगों को रूबरू कराते रहे। इसी कड़ी में आज कायदेसर ये एक्सप्रेसिव दरबार का दूसरा प्रोग्राम होना चाहिए था, क्योंकि पिछले सोमवार को बैरकपुर के सांसद श्री अर्जुन सिंह ने कहा था कि वो आएंगे, लेकिन वहाँ की जो राजनीतिक परिस्थिति है, जो घमासान वहाँ चल रहा है और उनकी जो पारिवारिक स्थिति है और पार्टी की जो स्थिति है, उन्होंने क्षमा प्रार्थना किया है आप लोगों से नहीं आने के कारण। उन्होंने ये भी वादा किया है कि खूब जल्दी ही वो सारी समस्याओं से निपट कर आपसे रूबरू होंगे। लेकिन हमारे लिए ये थोड़ा गर्व की ही बात है कि हमारे घर के हमारे अभिभावक स्वरूप हरिराम सिंह जी ने अपना वादा रखा और आज इस अंचल के वरिष्ठ श्रमिक नेता और मृदुभाषी हरिराम जी आपके बीच में उपस्थित है आपके हर सवाल के लिए। मैं हरिराम सिंह जी को एक्सप्रेस परिवार की ओर से 9 वर्ष की शुभकामनाएं और अपने स्टूडियो में स्वागत कराता हूं। भैया आपका धन्यवाद। आज भैया ब्रिगेड के माध्यम से लोकसभा के चुनाव का बिगुल तो बज ही गया है। जमुरिया 2016 तक लाल किला का आपने उसको ध्वस्त किया और 2021 में आप वहां पर विधायक बने, लेकिन आज फिर से सीपीएम के युवा फ्रंट के लोगों ने अपना जलवा लेके ब्रिगेड में दिखा दिया है। आप इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को किस रूप में लेते हैं और जामुरिया में आपके जीत के क्या मायने? आज जो ब्रिगेड में सीपीएम के युवा संगठन ने प्रदर्शन किया और शक्ति दिखाया, हो सकता है और ज्यादा जो भी उनकी ताकत बढ़ी हो, परंतु जमुरिया में 2021 के बाद से ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ सीपीएम ज्यादा से ज्यादा अपना प्रभाव बनाया। पंचायत इलेक्शन में भी हम लोगों ने देखा, सभी पंचायत जो हमारे अंडर में 10 पंचायत होता है, सभी में हम लोगों ने चुनाव जीता, बोर्ड गठन किया, पंचायत समिति में चुनाव जीता, बोर्ड गठन किया, जिला परिषद में भी चुनाव जीता। ये तमाम जो है रिजल्ट बताता है कि यहाँ जो है जैसे प्रभाव 2021 में था, आज भी वही प्रभाव है। लोकसभा का चुनाव होने से जमुरिया वासी जो हैं ममता बनर्जी को छोड़कर किसी को वोट देने वाले नहीं हैं, ये सत्य है। लेकिन भैया आप एक चीज तो आप मानेंगे कि सीपीएम पर हमेशा से ये आरोप लगा रहा था कि जब तक मतलब मृत्यु नहीं होगी तब तक उनके बुजुर्ग लोग पद नहीं छोड़ेंगे, और ये आरोप सीपीएम में था कि बुजुर्गों का दल हो गया है सीपीएम और वहां पर युवाओं के लिए जगह नहीं है। लेकिन आज की ब्रिगेड समावेश ने ये साबित कर दिया है कि युवा वर्ग में सीपीएम का आकर्षण, वामपंथियों का आकर्षण आगे से बढ़ा है। वहीं दूसरी ओर देखिए, आपके दल में अभी ये नवीन और प्रवीण का जो युद्ध चल रहा है, जिस पैमाने पर चल रहा है, जिस तरीके से आपके प्रवक्ता लोग आज पुराने लोगों को हाशिए पर डाल रहे हैं और उनको बेइज्जत करने का कोशिश कर रहे हैं, तो आपको क्या नहीं लगता है कि एक तरफ जिन पर आरोप था वो अपने आरोप को गलत साबित कर रहे हैं और आप लोग आज उसी भंवर जाल में फंसकर पार्टी का मट्टी पलित कर रहे हैं, युवा और
प्रवीणों के बीच में विवाद को लेकर क्या देखिए, ये जो भी नवीन और प्रवीण की बात आई है, ये सब जो है मीडिया का देन है। हम लोगों के अंदर ऐसा कोई बात नहीं है। हमारी नेत्री ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी हैं और उन्हीं लोगों के निर्देशन में हमारे पार्टी चल रही है और कहीं भी कुछ नहीं है। ये मीडिया इसको बहुत बड़ा हाईलाइट कर रहा है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है और दूसरे दल को भी फायदा होने वाला नहीं है। जो हमारी दीदी तय करेंगी वही फाइनल होगा। अभिषेक बनर्जी उसके हमारे नेता हैं, वो जो तय करेंगे। आलोचक लोग तो ये भी कर रहे हैं कि ये आपके घर का अंदरूनी मामला है, क्योंकि महाराष्ट्र में शरद पवार की जो स्थिति आज है, बंगाल में आपके लोगों ने दीदी की वो स्थिति कर दी है और अजीत पवार जिस तरह से सत्ता के नजदीक पहुंच गए हैं, ये तो कांग्रेस के नेता अधीर चौधरी ने खुल्लम खुल्ला आरोप लगाया कि ये बीजेपी का प्लान बी है और वो लोग मतलब अभिषेक बंदोपाध्याय को अजीत पवार के रूप में बंगाल की राजनीति में देख रहे हैं। तो आप अपना चयन कहाँ पाते, शरद पवार के साथ कि अजीत पवार? ना, ये सारी बातें जो है ये फिर भी हम बोल रहे हैं कि मीडिया का ही देन है। और अधीर चौधरी क्या बोलते हैं, अधीर चौधरी की बंगाल में क्या ताकत है, वो तो आप लोगों ने चुनाव में देखा है। जो आदमी एक सीट नहीं बंगाल से जीत सका एमएलए और वो आदमी बड़ी बड़ी बात करता है, तो उसको लेकर के हम लोग चिंता नहीं करते हैं। आज जो है परिस्थिति वो महाराष्ट्र का यहाँ होने वाला नहीं है, बंगाल है और बंगाल के लोग जो है दीदी को छोड़कर दूसरे को चाहते नहीं हैं और अभिषेक बनर्जी हमारे नेता हैं। ऐसा कोई चर्चा नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, केवल प्रचार किया जा रहा है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। हम फिर चुनाव जीतेंगे, इनकी में हम लोग 42 से 42 सीट जीत करके। एक चीज और भैया आपसे ये जानना था, आप जैसे कह रहे हैं कि अधीर चौधरी की निषाद क्या है, कभी कभी आप लोग कहते हैं कि सीपीएम का क्या औकात है, तो कि वो लोग जीरो में है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि चूंकि आप मतलब राजनीतिक जीवन में हैं और राजनीतिक जीवन में ये भी मान्यता है कि जो संख्या गणित है लोकतंत्र में वो बहुत मायने रखता है जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन के द्वारा। लेकिन आज जो ये भीड़ आ रही है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से ब्रिगेड में लोग आ रहे हैं, जिस तरह से राहुल गांधी मतलब भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और वो बंगाल से भी गुजरेंगे, तो ये भीड़ किस चीज का प्रतिफलन दिखाती है, क्या मायने होते हैं, मतलब इसको आप किस रूप में देखते हैं? ये आपके विरुद्ध नाराजगी का द्योतक तो नहीं है? ऐसा है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की और आपने देखा कि जो भी 3 स्टेट हमारा था उनका वो चला गया। तो आप तेलंगाना और कर्नाटक की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तेलंगाना और कर्नाटक, तेलंगाना में तो हम लोग थे ही नहीं, 1 सीट था, आज 8 सीट है। आप लोग तो कहीं नहीं थे, हम लोग नहीं थे। तो तेलंगाना में तो वो बात नहीं है, हम लोग उस पर नहीं। लेकिन राहुल गांधी तो आ गए, राहुल गांधी का जलवा तो दिख रहा है। राहुल गांधी और वहाँ बीजेपी का फाइट और राहुल गांधी का फाइट है, उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है और तेलंगाना पर का असर हम लोगों के ऊपर पड़ने वाला नहीं है। तो बीजेपी का सीट बढ़ा है घटा है, उससे हम लोग क्या लेना देना। हम लोग जो जहाँ हैं वहाँ मजबूत हैं और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चालू की है बंगाल से गिरेगा, उसका कोई असर हमारे ऊपर पड़ने वाला नहीं है, हमारे बंगाल के ऊपर पड़ने वाला नहीं है। और सीपीएम का वही हालत है, सीपीएम को लोग नहीं चाहते हैं। 34 साल का शासन सीपीएम का बहुत नजदीक से जनता ने देखा है और जनता को जितना काम ममता बनर्जी ने किया, हमारी सरकार ने किया, उतना कभी नहीं हुआ था और आज जो है जनता हम लोगों के साथ है, उसमें कहीं नहीं। एक चीज और भैया, थोड़ा सा विवादास्पद प्रश्न है लेकिन इसको बिटवीन द लाइंस ही पूछना जरूरी है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अभी प्रशांत किशोर
बिहार में जन स्वराज यात्रा निकाल रहे हैं और घर घर वो घूम रहे हैं, गांव गांव वो घूम रहे हैं। प्राय 1.5 साल से वो यात्रा पर है। लेकिन आज के डेट में वो वहां पर जब बात करते हैं तो ये कहते हैं कि हमने यहाँ जिताया वहां जिताया, इसमें वो बंगाल का भी नाम लेते हैं और वो कहते हैं कि अगर मैं बंगाल में हारी बाजी को जीत सकता हूं तो बिहार में भी आया कर सकता हूं, ये अलग नहीं। लेकिन आज के डेट में बंगाल के जो लोग, बंगाल में जो हिंदी भाषी हैं, वो लोग बिहार में भी आज उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं और बंगाल में भी लोग आज जो हिंदी भाषियों की स्थिति है उसके लिए उनको ये जवाबदार मानते हैं कहीं न कहीं से, क्योंकि उनका ही मंत्र था कि घोर सांप्रदायिकता को अगर रोकना है तो प्रादेशिकतावाद को हवा देनी होगी। इसलिए उन्होंने भरे मेर जैसे स्लोगन देकर उन्होंने बंगाल में पोलराइजेशन नए तरीके का करवाया और आपके पार्टी को बहुमत से जितवाया, जिसका असर ये हो रहा है कि आज अल्पसंख्यकों के पक्ष में तुष्टीकरण का आरोप विरोधी लोग लगा रहे हैं, तो साइमल्टेनियसली ये भी आरोप लगा रहे हैं कि हिंदी भाषियों का सफाया हो रहा है। आप चूंकि इस दक्षिण बंगाल में आप भी एक हिंदी भाषी नेता के तौर पर जाने जाते हैं, तो आप अपना भविष्य कहाँ देख रहे हैं? जवाब के साथ ये भी जोड़ लीजिएगा कि अर्जुन सिंह की जो आज स्थिति हुई है उसके बाद की राजनीतिक परिस्थितियां किस ओर जा रही है और हिंदी भाषी अपने आप को कहाँ महसूस कर रहे हैं। बंगाल में हिंदी भाषियों को जो इज्जत ममता बनर्जी ने दिया, सीपीएम कभी भी नहीं किया। और हमारे जो लोग हैं 3-4 तो एमएलए हमारी जानकारी में 4-5 एमएलए हिंदी भाषी पूरे बंगाल। और यहाँ का जो परिस्थिति है आप बता रहे हैं, यहाँ जो है ममता बनर्जी का ही देन है। ममता बनर्जी का आशीर्वाद से आज स्टूडियो में बैठा हूँ और उनका ही देन है कि आज मैं विधायक हूँ और उनका का सेवा कर रहा हूँ। हिंदी भाषियों के प्रति कोई ऐसी बात नहीं है कि उनके साथ कोई दूसरा अगर व्यवहार किया जाता है। हिंदी भाषी दीदी के साथ हैं, दीदी के साथ रहेंगे। और अर्जुन सिंह का क्या बात है नहीं है उस पर ठीक। लेकिन भैया इसको थोड़ा सा और एक दूसरे तरीके से ये पूछा जाए कि आप वरिष्ठ मतलब श्रमिक नेता के रूप में जाने जाते हैं इस संसद में, और क्योंकि आपका जो लोकसभा का सीट है वो भी मतलब यूँ समझ लीजिए कि हिंदी भाषी बहुल क्षेत्र है और आपने कम से कम आप लोगों ने 2-2.5 लाख के वोट से अभी उपचुनाव में जिताया भी है। आपको बिहार से इंपोर्ट करके लाना पड़ा एक हिंदी भाषी को। आप घर का लड़का घंटी चाटे और बाहर से आपने एक व्यक्ति को लाकर चुनाव लड़वाया, और उसके बाद में भी आपको क्या नहीं लगता है कि ना ट्रेड यूनियन में आपके लिए कोई जगह बन पाया, ना आसनसोल कॉर्पोरेशन में आपके लिए जगह बन पाया, और जमुरिया में जो आपकी स्थिति इन लोगों ने करके रखी है उसके बाद भी अगर आप ये सारी बातें बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये आतंक तो नहीं है कि ले देकर जो ट्रेड यूनियन आपके साथ हाथ में है वो भी छीन लिया जाएगा, इसलिए आप सही बात बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हिंदी भाषियों का मूल्यांकन नहीं अवमूल्यन हुआ है, ऐसा लोगों का आरोप। क्या कहते हैं? बात ऐसा है कि जहाँ ट्रेड यूनियन का सवाल 1998 से हम लोग जिला प्रधान में ट्रेड यूनियन मेरा ही घर का हमारे प्रेसिडेंट हैं, तो हम जनरल सेक्रेटरी और कोयला खदान के मजदूरों की समस्याओं को लेकर हम लोगों ने लड़ाई की। आज उसका प्रतिफल मिल रहा है। ईसीएल के 47,000 मैन पावर में लगभग 35,000 मेंबरशिप कोयला खदान से कितनी बड़ी यूनियन का मैं जनरल सेक्रेटरी और मेरे ऊपर दायित्व है इसको ढंग से चलाना। साथ ही साथ ट्रेड यूनियन नेता होने के कारण ममता बनर्जी ने यहाँ हमको टिकट दिया
चूंकि कोयला खदान क्षेत्र है और वर्षों से यहाँ हम ट्रेड यूनियन का काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसलिए राम सिंह को टिकट हासिल करना चाहिए। राम सिंह टिकट मिलने से, मेहनत करने से चुनाव जीत सकते हैं और उसी आशा और विश्वास के साथ मुझे टिकट दिया गया और मैं उस पर खरा उतरा और चुनाव जीत करके दिखाया। मुझे कोई तकलीफ नहीं है जमुरिया में। जमुरिया का जो भी काम है डेवलपमेंट का मैं कर रहा हूँ, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं। और रही बात शत्रुघ्न सिन्हा का, तो शत्रुघ्न सिन्हा जी जैसा प्रार्थी हम लोगों को यहाँ मिला था, जो बिहारी बाबू के नाम से परिचित, और उनके आने से 1 लाख वोट उनका अपना और कभी भी तृणमूल कांग्रेस एमपी का सीट नहीं जीती। उनके आने से लगभग 3 लाख वोट से हम लोग जीते। जमुरिया जी से जगह हम 8,000 से जीते थे और लगभग 55,000 से हमने एमपी को जीता था। कारपोरेशन में आपने देखा 13 सीट हमारे विधानसभा में है, 13 जीते हैं। हमारे यहाँ संगठन और कोई असर पड़ने वाला नहीं, पब्लिक हमारे साथ है, ममता बनर्जी के साथ है और ममता बनर्जी को देख करके ही वोट पड़ता है, किसी दूसरे को देख करके वोट पड़ता नहीं। इसलिए और बात ऐसा है कि शत्रुघ्न सिन्हा जी बहुत अच्छे आदमी हैं, मेहनत कर रहे हैं, आते हैं। पहले लोग बोलते थे कि यहाँ आएंगे ही नहीं, जीतते जाएंगे, लेकिन हम देखते हैं कि महीना में 2 बार 3 बार आकर के डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। लगभग 1.5 करोड़ रुपया तो हमारे क्षेत्र में ये काम हुआ, तो उसमें कोई बात नहीं है। पार्टी जिसको टिकट देगी, पार्टी जिसको निश्चित करेगी, वही कैंडिडेट होगा। उसमें हम लोगों को कोई कहने की बात नहीं है और मुझे जो मिला है बहुत मिला है। आप इससे हाँ, एकदम हम संतुष्ट है। ममता बनर्जी ने मुझे इस लायक समझा, एमएलए बना दिया। ट्रेड यूनियन का काम मैं देख रहा हूँ, काम देख रहा हूँ, कई कमेटी में भी दिया है, तो हम संतुष्ट हैं। कोई ऐसा बात नहीं कि हमको कुछ नहीं मिला है, बहुत कुछ मिला। आपको ऐसा नहीं लगता है कि मतलब कॉर्पोरेशन का मेयर हो या लोकसभा का सीट हो या फिर ट्रेड यूनियन का ही, अगर मतलब जो जिला अध्यक्ष लोगों को बनाया गया है, उनको ट्रेड यूनियन के बारे में क्या धारणा है और आपकी वरीयता जो थी और आपका जो अनुभव था, उसमें आपको काम करने का मौका दिया जाता या आपको अगर मतलब देते तो श्रमिकों का ज्यादा भला करने की स्थिति में ऐसा बात है। पार्टी जिसको समझा उसको दिया है और मेरे पास भी बहुत काम है। कोयला खदान का पूरा काम मेरे ऊपर है, इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है। पार्टी जिसको बनना अच्छा बनाया, हम मिला है। यूनियन का भी काम हमारे जो जिला इंस्टीट्यूशन प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं, हम लोगों के साथ कॉपरेशन करके चल रहे हैं, कहीं हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ये करके हम लोग। अच्छा, आप ट्रेड यूनियन की बात कर रहे हैं तो एक चीज जानकारी के लिए पूछना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा कि 44,000 श्रमिकों में 47,000 श्रमिकों में 35,000 के करीब में आपके सदस्य हैं, लेकिन क्या बात है कि ईसीएल के जेसीसी जो कॉर्पोरेट का जो प्रतिनिधित्व है, उसमें आपका कोयला खदान श्रमिक का प्रतिनिधित्व नहीं है या आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए? ये जानकारी के लिए ना, ये जानकारी आपको 2013 से हमारी लड़ाई चल रही और जो भी पेपर मांगा गया कंपनी की तरफ से हमने सबमिट किया और उसका फल आज मिल रहा है। अभी 3 दिन पहले एक हंगर स्ट्राइक का नोटिस हम दिए थे, 8 तारीख से 10-12 डिमांड और पहला डिमांड कॉर्पोरेट जेसीसी का था। जो नए सीएमडी आए हैं वो एग्री की नेक्स्ट जेसीसी होगा तो आपको शामिल किया जाएगा ट्रेड यूनियन के स्तर पर। अब रही बात भैया जामुरिया के विकास की बात कर रहे थे आप,
मैं परसों आपके पास पैगाम दिया गया, मतलब रास्तों की स्थिति बद से बदतर है। आप इसको कैसे, मतलब पूरा अगर आपके इस बात से सहमत हुआ जाए कि मतलब जब से तृणमूल की सरकार आई है तो पूरे राज्यव्यापी स्तर पर ये आरोप नहीं है, ये आपके पक्ष में जाता है कि रास्तों का उन्नयन तो बहुत बड़े पैमाने पर आपकी सरकार ने किया है, लेकिन जामुरिया जैसे सिद्ध तालुक में जो रास्ते की स्थिति है इतनी दयनीय, इतनी भयंकर, इसका मतलब कोई आरोप में नहीं लगा रहा हूं मैं, तो प्रत्यक्षदर्शी ना ठीक है। तो इसका कारण देखिए, जमुरिया पूरा विधानसभा में चाहिएगा, हमारा मैक्सिमम जो है गांव है, हमारा रोड है, हमारा जिला परिषद का रोड है, सर 2 रोड जो है हमारे लिए, चांदा से जमुरिया और रानीसर से जमुरिया, ये दोनों रोड खराब हो चुका था। इसके लेकर के काफी हमको लोगों का आना सुनना पड़ा था। हमने PWD मंत्री जो उस समय व्यक्तिगत मिला और हमने कहा कि ये दोनों रोड आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि रोड परेशानी जो रोड से जाते हैं वो पहले को गाड़ी देते। उन्होंने मेरी बात को सुनी और आपको जानकारी के लिए आप दिया गया होंगे परसों ही, हाँ, तो रोड में काम लगा हुआ, बिल्कुल, और जमुरिया चांदा से जमुरिया के लिए 9 करोड़ रुपया सैंक्शन और रानीसर से जमुरिया के लिए 8 करोड़ रुपया सैंक्शन। क्या क्योंकि वहाँ पर एक इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत पैमाने पर वहाँ वाहनों का चालन होता है, उससे तो क्या डबल लेन का, हाँ, अब आप विश्वास करते 5 किलोमीटर पर 9 करोड़ रुपया दिया गया, तो रोड को बढ़िया बनाने के लिए दिया, तो रोड का समस्या दूर हो जाएगा। साथ ही साथ मैं बता दूं, पानी की समस्याएं थी, वो भी आपको हर जगह पाइप का काम चल रहा है, ये भी व्यवस्था हो जाएगा। लेकिन मतलब आलोचक लोग तो भैया ये भी कहते हैं कि चूंकि जमुरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन है और इतने कारखाने वहां पर है, और उन कारखानों का अगर 1% भी CSR का काम अगर जमुरिया में हुआ रहता तो जमुरिया को आप एक मॉडल टाउन के तौर पर प्रस्तुत कर सकते थे, क्योंकि स्थानीय लोगों ने वहां पर पोल्यूशन, इंडस्ट्री के नाम पर पोल्यूशन खाया है और अपना जगह और सारा श्रम दिया है। आरोप ये है कि बाहर के लोग आज आकर वहां पर काम कर रहे हैं, कारखानों में CSR का कोई काम नहीं हो रहा है, श्रमिकों के मौत पर भी आपके अध्यक्ष बोलते हैं 25 लाख मिलेगा, आपका कोई बोलता है 20 लाख मिलेगा, और मैनेजमेंट का आदमी बोलता है 8 लाख का नियम है, इससे अधिक 1 रुपया नहीं देंगे, और क्या फिर सौदाबाजी हुआ, कोई जाना भी नहीं, कोई समझा भी नहीं। तो वहां पर लोगों का आरोप ये है कि ये टोटल जो कारखाने हैं वो आसनसोल से रिमोट से चलते हैं, विधायक की वहां कोई भूमिका ही नहीं है। शायद इसीलिए वहां पर ये लोग आपको आपके इलाके में कोई उन्नयन का काम नहीं करते हैं और आपकी नहीं सुनी जाती है, इसलिए जमुरिया पीछे, मतलब समझ लीजिए कि प्रदीप के नीचे अंधकार है, ये आरोप है। ये बात जो है आपने छोटा बड़ा लेकर के 25 कारखाने और जो CSR की बात आपने, CSR में जो काम होना चाहिए उसके लेकर के हम लोगों ने और उनसे कहा कि भाई आप जो है 5 करोड़ के तो आपको CSR का काम करना हो, सबने एग्री किया। शामसेल वहां सबसे बड़ी फैक्ट्री है और वो ईमानदारी से CSR का काम, माने CSR का मतलब मैंने जहां तक देखा है कि वहां पर एक या तो सौदा वैन हो जाए, एक एम्बुलेंस हो जाए, या स्कूल में कुछ एक दीवार, इसके अलावा भी आदमी के जीवन स्तर को उठाने के लिए उनकी जो गतिविधियां होनी चाहिए वहां के राजनीतिक या जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर,
वहाँ आपकी भूमिका तो कहीं दिखती है? ना, ऐसा बात नहीं है। और जो आपने अभियोग लगाया कि आसनसोल मुख से चलता है, ऐसा बात नहीं है। आरोप तो ये भी है कि वहाँ इतना ग्रुप है, इसका कौन सुनेगा? भाई इतना ग्रुप की बात आप जो कर रहे हैं वो तो देखिए विधायक का ही कुछ नहीं है, ऐसा लोग बोलते हैं। मतभेद हो सकता है। हाँ। आपके विचार से मेरा विचार नहीं मिल सकता, जो नहीं है कि मनभेद नहीं मिल सकता। और उसी कारण जो है हम अपने लोगों को बोलते हैं कि भाई आप लोग काम करिए, कहीं दिक्कत है तो हम लोग हैं। और आसनसोल के रिमोट से वहाँ नहीं चलता है, जो मेरा विधायक मैं हूँ और जो मैं डिसीजन लेता हूँ उसको सब पालन होता है। और कहीं कोई गड़बड़ी है उसको हम लोग ठीक। आरोप तो भैया ये भी है कि आप बोल रहे हैं कि आप विधायक है, आपकी मर्जी से वहाँ चलता है, लेकिन एक ब्लॉक प्रेसिडेंट भी आपके पसंद का नहीं होता है और मतलब आपके वहीं पर ब्लॉक प्रेसिडेंट की पिटाई भी होती है और उस पर आपका कोई स्पष्टीकरण भी नहीं आता है, क्या बोलेंगे? ना, ऐसा बात नहीं है। जिस दिन ये घटना हुआ था, दुखद घटना, जो भी मैं सुना तुरंत मैं पहुंचा वहाँ और जाकर के जो कार्य करना चाहिए वो हमने किया। और पार्टी में कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं, ये घटना नहीं होना चाहिए। प्रेसिडेंट का जहां तक सवाल है, मेरे मर्जी से तो प्रेसिडेंट बनेंगे नहीं, पार्टी की मर्जी से बनेंगे। जो हमारा नेता अभिषेक बनेंगे, प्रेसिडेंट का सिलेक्शन वहां से होता है, हम लोगों को बैठा करके सिलेक्शन। ऐसा बात नहीं कि वो अपने मर्जी से करते, और उन्होंने हम लोगों को बैठा करके मैंने तारतम्य में नहीं है ऐसा लोग कहा सिलेक्शन किया था। उसमें कहीं इसको गड़बड़ी लेकर नहीं। जनज्वार में भी आपने आपत्ति किया था? हाँ, वो तो जनज्वार में हम लोगों ने, जो हमारा नेता है आए हैं, पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ क्या गड़बड़ी है, आप बोलिए। हम लोगों ने रखा था, उस पर उन्होंने विचार भी किया था। लेकिन हम लोगों को काम करने का जो तरीका है, हम लोगों का तरीका तृणमूल कांग्रेस का तरीका अलग, इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं। और CSR में काम कम हुआ है, इसके लेकर हम लोग भी बहुत चिंतित हैं। इसके लेकर प्रेशर बनाए हुए हैं भाई आप लोग जो है जो परसेंटेज CSR में है देना है आपको नहीं। लेकिन वो लोग तो CSR में परसेंटेज न कर मतलब लाभ का एक परसेंटेज कहीं और जगह भेज दे रहे हैं बोलकर। वैसा कोई बात नहीं है। आप तो मीडिया वाले हैं, आप उल्टा पुल्टा उपयोग लगा सकते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है हमारे यहाँ। क्या आप इस आरोप से सहमत नहीं है कि वहाँ पर जो कर्मियों जिनका जमीन गया है, जिनको पॉल्यूशन मिला है, उनको नौकरी में जगह नहीं मिल रहा है और बाहर से लोगों को लाकर वहाँ पर, और इसके लिए आप लोगों ने भी आंदोलन किया था? भाई सुनिए, बात ऐसा है कि कल ही जिला कमेटी में चर्चा हुआ, हमारा प्रेसिडेंट इस बात को उठाया कि यहाँ लोकल लड़कों को नौकरी नहीं दिया जा रहा, बाहर के लोग क्या करना पड़ेगा, नौकरी बेचा जा रहा है ऐसा भी। इस पर जो है हमारे मंत्री जी थे और मंत्री जी ने कहा है तो एक सिस्टम बना, जो वैकेंसी होगा हम लोग के पास आएगा, उसका फॉर्म फिलअप होगा। फॉर्म फिलअप में मान लीजिए DM में जाएगा, वो 50 तो वैकेंसी है, 2000 फॉर्म है, तो उसमें हम लोग ठीक ठाक करके उसको जो है हम लोग नौकरी में लेंगे। ये सिस्टम जो है अभी आपका यहाँ चालू हुआ है हल्दिया में, 5-6 हजार मजदूरों को नौकरी मिली, वो सिस्टम पूरे बना। ये टोटल आप लोग कोई मतलब, क्योंकि आप परसियान नेता है ट्रेड यूनियन के, तो ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के माध्यम से आप लोग ये सारी नियुक्तियां क्यों नहीं कर रहे हैं और उसमें परसेंटेज क्यों नहीं तय कर दे रहे हैं कि स्थानीय लोगों को इतना परसेंट मतलब होना चाहिए? क्योंकि जो आप आरोप जो जमहूरिया में है वही आरोप
बहुत दिनों तक दुर्गापुर स्टील प्लांट में भी लगा, लेकिन आज भी स्थिति यही है कि ताल गाछ से गिरकर लोग खजूर गाछ पर अटक गए। कल इस पर भी चर्चा हुई, ये परेशानी जो नहीं, हाँ, हर जगह की बात है ये आपका बाराबंकी में भी है, ये दुर्गापुर में भी है, ये अंडाल में डीवीसी फैक्ट्री है उसमें भी है, सारे लोगों ने ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के माध्यम से। तो इसके लेकर के काफी चिंता हुआ, हमारे श्रम मंत्री भी है, श्रम मंत्री भी है, और इसके लेकर के वो लोग बनाया है कि नियम लागू होने से कोई दिक्कत नहीं होगा, लोकल लड़कों को ही नौकरी मिलेगा, बाहर के लोगों को नौकरी नहीं मिलेगा। यदि कोई टेक्निकल हैंड यहाँ नहीं है, जरूरत होगा तो बाहर के लोगों को। ये तो हो गई आपके नौकरी की बात। अभी हाल फिलहाल मतलब आपने अपने चरित्र के विरुद्ध, मतलब जो आपकी छवि बाजार में है उसके विरुद्ध में लोगों ने ऐसा कहा कि हरिराम सिंह के बोल बिगड़ रहे हैं, और हरिराम सिंह मतलब कभी भी श्रमिकों के उत्थान की तो बात हरिराम सिंह के मुंह से लोग सुनने के आदी थे, लेकिन कोयला बालू की बात लोग हरिराम सिंह से नहीं सुन रहे थे। आप खुद अभी वहां पर अर्तनाद कर रहे हैं कि वहां पर बाहर के लोग गुंडे आकर वहां सिंडिकेट चला रहे हैं, कोयला चला रहे हैं, बालू चला रहे हैं, और जो लोग आपके कार्यकर्ता थे वो वंचित हैं और बाकी कब्जा लोगों ने कर लिया। क्या मतलब मामला क्या था? देखिए, मामला इसमें कुछ नहीं है, उसी का मेरे पास है, और हमारे लोगों ने कहा कि भाई ऐसा होगा, हमने उसी परिप्रेक्ष्य में बोला ये सब चलेगा नहीं, हमारे जो लोकल लड़के हैं उनको काम मिलना चाहिए। यदि कहीं बालू का टिका हो रहा है, बालू तो ऐसे नहीं जाता है, टेंडर होता है, पैसा हमको शेष मिलता है, हमारी सरकार पीएम उसका ही परमिशन देते हैं, उस माध्यम में कहीं कुछ लड़कों को नौकरी वहाँ मैनुअल लोडिंग अगर हो तो उसमें ठीक रहेगा। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने बोला था, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन भाजपा तो इसको इशू बना रहा है। भाजपा को आप कहाँ पाते हैं? ना भाजपा इशू बना रहा है। देखिए, अग्निमित्रा पाल क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है, सुबह क्या बोलती है, शाम को। अग्निमित्रा ने तो ये भी आरोप लगाया कि प्रेम ने उनको होस्टेज बनाने की कोशिश की है कारखाने में, और मतलब उनको अपदस्थ करने की कोशिश किया, पत्रकारों को प्रताड़ित किया। इस पर आप शायद नहीं थे, लेकिन ऐसी बातें अग्निमित्रा ने खुद हमसे कहा। मैं तो शादी में गए थे, अग्निमित्रा पाल से हमारा रिलेशन खराब नहीं है, हम दोनों अगल बगल बेंच पर बैठते हैं विधानसभा में। अच्छा। और चर्चा भी होती है, और यदि ऐसा कुछ हुआ है तो नहीं होना चाहिए, राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उनको राजनीति करना है, बीजेपी का, हम तृणमूल कांग्रेस की राजनीति करते हैं, और इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अग्निमित्रा पाल क्या बोलती है नहीं बोलती, पहले अपने पार्टी में ही कर देते हैं, जितेंद्र तिवारी से उनको पटरी नहीं कौन कैंडिडेट होगा उसी की लड़ाई हो रही है। नहीं, अब की बार तो 35 पार बोल रहे हैं भविष्य जी, तो अरे बोलते आगे बार भी तो 200 पार बोले थे, आगे बार भी तो 200 पार 2021 में बोले थे, क्या हुआ 200 पार तो हम लोग चले गए। तो इसलिए बोलने के लिए आपको मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने के लिए तो कोई रोक नहीं सकता। सकते हैं 35 भी जीत सकते हैं, 42 भी जीत सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पर होने वाला नहीं है। आप चूंकि आपका प्रतिपक्ष है आज के दिन में, तो आप उनका आकलन किस रूप में करते, कहाँ खड़े हैं वो? बीजेपी, सुनिए, बीजेपी का स्थिति यह है कि बीजेपी के पास कार्यकर्ता नहीं, वोट तो कार्यकर्ता कराएंगे। तृणमूल कांग्रेस के पास कार्यकर्ता है, तृणमूल कांग्रेस के लोग काम किए हैं, हमारी सरकार काम किया, हम तो काम के बदौलत वोट मांगते हैं और वोट मिलता है। और उनके पास न कार्यकर्ता है न कुछ है, केवल भाषणबाजी करने से तो वोट नहीं मिल जाएगा, काम करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने तो देखा है कि बीजेपी क्या काम किया है 10 साल में, और ममता बनर्जी क्या काम किया है 12 साल। आप एक तरफ जैसे कह रहे हैं कि बीजेपी के पास कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन एक तरफ मतलब उनके दिल में ये लड्डू फूटने का मूल कारण ये भी है
कि आपकी पार्टी इतना ग्रुपों में बटा हुआ है। मान लीजिए कि आप अपने पश्चिम बर्धमान जिले का ही देख लीजिए, तो दुर्गापुर से आपका, कल मैं एक कार्यक्रम में था रूपनारायणपुर में, रूपनारायणपुर के विधायक नहीं थे, लेकिन तापोसदा यहाँ से गए थे, व्यक्तिगत संबंध था उनका, गए थे। तो आज के डेट में 2 फाड़ में पूरा पार्टी विभक्त है, तो उनको ऐसा लगता है कि आप लोगों की लड़ाई में ही मतलब बंदर बांट हो जाएगा और उनको फायदा हो जाएगा, क्योंकि आप बीच में है, क्योंकि आपकी अपनी मजबूरियां हैं। तो आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, हमारी कोई मजबूरी नहीं, हम तृणमूल कांग्रेस के एमएलए हैं, और कहीं भी 2 फाड़ 3 फाड़ नहीं। अच्छा, सभी लोग मिलके काम कर रहे हैं और बीच में छोटी मोटी बातें तो होती रहती है। माने अग्निमित्रा और जितेंद्र तिवारी का झगड़ा और आपका, हमारे यहाँ आप मैंने मान लीजिए तापोसदा का और नरेंद्र का, या फिर विधान का झगड़ा नहीं, मतलब इसको नहीं, झगड़ा नहीं है ये तो झगड़ा, इसमें झगड़ा का कोई प्रश्न ही नहीं है। तापोसदा का अपना विधानसभा में काम कर रहे हैं, वहीं कहीं रुकावट नहीं। हम जमुड़िया के एमएलए हैं, जमुड़िया विधानसभा में काम कर रहे हैं। विधान जो है बाराबनी के एमएलए हैं, अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम लोग एक दूसरे के क्षेत्र में तो जाते भी नहीं और जरूरत भी नहीं, हमारे ऊपर जो दायित्व है उसी को पालन करना है। तो ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों में बहुत मनमुटाव है और इलेक्शन में इसका नुकसान होगा। इलेक्शन में हम लोग सब एक होकर के ही लड़ेंगे। आगे बार आपने देखा होगा ये चुनाव में मुलाहिदा हम लोगों के लीडर थे और सबको लेकर के चुनाव लड़े, जीते हम लोग, आज भी वो हैं चुनाव। अच्छा, चलिए, चुनाव की जब बात हो रही है तो भाजपा का पहला और आखिरी मुद्दा आप यूं समझ लीजिए कि आपके सरकार की भ्रष्टाचार उनका एक मुद्दा है। आपके पास उनके लिए क्या मुद्दा है? क्योंकि उनके पक्ष में जो पोलराइजेशन और जो मतलब हवा वो बना रहे हैं राम मंदिर के माध्यम से, इसका काट आपके पास क्या है? क्या आप क्या लेकर विधान हम जाएंगे काम लेकर, तो हमने काम किया, आप वोट हमको दीजिए। और उनका जो है एजेंडा राम मंदिर हो सकता है, राम मंदिर से तो हम लोगों को कोई खिलाफत नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। राम हमारे भी हैं, उनके भी हैं, हम भी पूजा करते हैं। आप जाइएगा तो जाइए, यहाँ दीघा में जगन्नाथ मंदिर हम लोग बनवा रहे हैं, हमारी सरकार ये दीदी बनवा रही है। तो ऐसा तो बात नहीं कि हम लोगों को ऐसा नहीं है। और जहां तक मुद्दा हमारा एक ही है, और भ्रष्टाचार जितना कहें वो मुद्दा नहीं बनेगा ना, वो कोई मुद्दा नहीं रहेगा। अगर आदमी कोई गलत काम किया है तो गलत काम किया है, लेकिन टोटल पार्टी को ही आप बदनाम करिएगा तो ये तो चलने वाला नहीं है। और इसका फायदा भी बीजेपी को नहीं मिलेगा। बीजेपी जितना भी जोर लगा ले, बंगाल में उनको सफलता नहीं मिलेगी। यहाँ ममता बनर्जी का जलवा चलेगा और जमीनी नेता है, हम लोग काम किए हैं। बार बार हम बोल रहे हैं कि हम लोग काम किए हैं, काम का बदौलत हमको नहीं। एक तरफ आपके पार्टी के लोग ये आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार के लोग एजेंसियों का दुरुपयोग करके मतलब आप लोगों के नेताओं को परेशान करने की कोशिश कर रही है। तो दूसरी तरफ जो संदेश खाली में की जो घटनाएं हैं, तो उनका भी तो आरोप कहीं न कहीं से ये सही माना जाएगा कि आपके यहाँ कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई है और मतलब जिस तरफ ये राज्य बढ़ रहा है, कहीं गृह युद्ध की आशंका ना हो जाए, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसी बात नहीं है। एक जगह घटना हुआ है, नहीं होना चाहिए, निंदनीय है, ये नहीं होना चाहिए। और उसके लेकर के पूरा बंगाल बदनाम हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। कश्मीर में अभी 5 जवान हमारे मारे गए, हम किसको दोष दें? किसको दोष दें? वहाँ तो इनकी सरकार है, वहाँ तो उपराज्यपाल इनके हैं। तो एक आध जगह छिटपुट, इतना बड़ा देश है, घटना होती रहती है, होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि उसको लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। भैया, एक चीज, अब हम लोग थोड़ा समापन की ओर जा रहे हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि चूंकि लोकसभा का चुनाव नजदीक में है
आपके हिसाब से आपके पक्ष में अगर आसनसोल दुर्गापुर क्षेत्र के निर्वाचन की ही बात कर ले, अपने जिले की ही बात कर ले, या पूरे समग्र परिस्थिति में पूरे दक्षिण बंगाल की बात करें, तो कौन सी चीजें, कौन से मुद्दे आपके हिसाब से आपके पक्ष में जाने वाले हैं? विकास, ये कहीं ना मुद्दा हमारा है विकास। हम काम किए हैं, हमको जनता दे, ऐसा कोई काम बाकी नहीं है कि हम नहीं किया। जितना जो करना था ज्यादा ही से ज्यादा काम हम लोगों ने किया, और ऐसा ऐसा काम किया कि आज जो है जनता मानती है कि नहीं, ममता बनर्जी ने काम किया, इसलिए काम के बदौलत ही हमको वोट मिलेगा और हम दोनों से नहीं। आप एक तरफ से ये कह रहे हैं कि आपने सामाजिक उन्नयन का काम, आम लोगों के लिए काम, आप लोगों ने रास्ते, सड़क, पानी का काम, हो सकता है कहीं कहीं आपके बात से आपके विरोधी भी सहमत हों, लेकिन आप एक चीज तो मानेंगे कि जिस पैमाने पर, चूंकि ये अंचल शिल्पांचल और कोयलांचल है, पिछले 2011 से आज तक की स्थिति जो है आफ्टर सिंगू, मतलब इंडस्ट्रीज की हालत बहुत खराब है। इंडस्ट्री में एक्सप्लॉयटेशन और एक्सटॉर्शन चरम पर है, और सिंडिकेट का जो राज्य है उसके चलते शिल्पपतियों का पलायन हो रहा है। आप एक एज ए ट्रेड यूनियन नेता, आपके विरुद्ध में क्या ये नहीं जाएगा कि जो माहौल है, जो रॉ मटेरियल है, उसके हिसाब से जो शिल्पायन यहाँ होना चाहिए था, उसके जगह पर विस्थापन हो रहा है? किस रूप में, इसको थोड़ी व्याख्या में इसको ना, बात ऐसा है कि आप जो बात कर रहे हैं तो इसको तो सीपीएम बर्बाद करते हैं। अब सीपीएम का नाम कब तक लेंगे आप लोग? 12 साल 15 साल बर्बाद, सुनिए, बर्बाद किया। उसके बाद हम लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया, और आपको सुनकर के शायद आपको मालूम भी होगा, इंडस्ट्री ठीक ढंग से चले, कोई बाहर ना जाए मालिक, ऐसा नियम हमारे मंत्री ने कर दिया 2011 से। कोई भी डिमांड लेकर फैक्ट्री में स्ट्राइक, कोयला खदान में स्ट्राइक, स्टील प्लांट में स्ट्राइक नहीं होगा। तो नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं श्रमिकों का हक बना। आज के डेट में एक दिन भी लॉस नहीं हुआ, किसी मजदूर का वेजेस नहीं कटा स्ट्राइक, और उसका फायदा बंगाल को हुआ है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट आना नहीं चाहते थे, आज जो है बंगाल में फैक्ट्रियां लग रही है। जाइए आप ये पुरुलिया में बहुत बड़ा कई हजार करोड़ का तो प्रयास हमारी सरकार कर रही है, और ऐसी बात नहीं है कि यहाँ से पलायन हो रहा है। लोग आ रहे हैं और यहाँ फैक्ट्री लगाने के लिए तैयार हैं। तो आपने देखा हमारी देश के, ये तो सबमिट तो हर बार होता है, लेकिन जमीन पर कहाँ उतरता है? असर हुआ है। पिछले बार भी रिलायंस वालों ने आकर यहाँ पर घोषणा किया, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी ने। इस बार भी मुकेश अंबानी ने बहुत अच्छी घोषणा की, लेकिन अपना केबिल लाइन डालने के सिवा, तार डालने के सिवा, मतलब क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन या क्या इन्वेस्टमेंट उनके पार्ट में देखा जा रहा है? वह आरोप तो विरोधी लोग ये भी लगा रहे हैं कि राजारहाट में जो उन्होंने जमीन लिया है वो उनसे वापस मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक पैसे का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं किया है। लोग आ रहे हैं, सब्मिट में भाग ले रहे हैं, आ पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और वापस चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आरोप तो रहेगा ही। विरोधी दल को तो और कुछ मुद्दा मिल नहीं रहा, इंडस्ट्री नहीं लगा, लोगों को रोजगार नहीं मिला। लोगों को रोजगार हम लोगों ने दिया है, साहब आपको देना होगा तो हम देंगे। रोजगार भी दिए हैं, फैक्ट्रियां भी लग रही है, थोड़ा देर से लग रहा है तो ठीक है, सब में टाइम तो लगता ही है। एक भैया फोन है। नमस्कार। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार। हेलो हाँ नमस्कार, के बोलছেন, কোথা থেকে বলছেন? हाँ, हम जयराम उपाध्याय बोल रहे हैं, दुर्गापुर से बोल रहे हैं। हाँ बोलिए, नमस्कार, स्वागत है, बोलिए। हाँ उपाध्याय जी बोलिए। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर है राम जी। आपका एक मदन जी तो है ही। तो हमारा एक प्रश्न है राम जी से, ये अभी दिखा गया कि जो हम लोग का जो
आसानसोल में अभी बांग्ला पक्ष में एक मूवमेंट कर रहा है कि जो हिंदी भाषी है इसको वो लोग बोल रहे हैं पहले बाहर से आए हैं, ऐसे कुछ बोल रहे हैं अपना बांग्ला के प्रचार और प्रसार के लिए वो लोग मूवमेंट कर रहे हैं। जी जी जी। तो एक चीज देखा जा रहा है कि जब भी वो लोग आंदोलन में उतारते हैं तो एक चीज देखा जाता है कि जो मूल ये लोग विरोधी है कि हिंदी भाषी जो हिंदी भाषा भाषी है, जो हिंदी में बातचीत करते हैं, हिंदी संस्कृति में जो लोग माने बड़ा हुआ है, ये सब विरोध लगता है कि हिंदी भाषी के ऊपर ही है। जो हिंदी भाषा बोलते हैं, पढ़ते हैं, तो अभी ऐसे एक माहौल तैयार हुआ कि जो माने आसानसोल चाहे दुर्गापुर चाहे हमारा बंगाल की जो हिंदी भाषी ये बांग्ला पक्ष जैसे मूवमेंट कर रहा है, लगता है कि माने कुछ दिन बाद जो हिंदी भाषी लोग जो बंगाल में रहते हैं, आसानसोल में दुर्गापुर में काम उम करते हैं, फिर रोजी रोटी के लिए आते हैं, ये लोग तो रहना मुश्किल हो जाएगा। हरे राम जी, ऐसा आपकी सोच है? आप सुनिए हरे राम जी क्या बोलते हैं। शुक्ला जी नमस्कार। और आपने जो कहा है वैसी बात नहीं है। ममता बनर्जी के रहते हुए किसी भी हिंदी भाषी को यहाँ से बाहर जाना नहीं पड़ेगा और हिंदी भाषियों को हमारी नेत्री इज्जत देती है। उसका उदाहरण आप देख रहे हैं आज टीवी पर, हरराम सिंह को एमएलए बना करके दीदी यहाँ भेजा है काम करने। तो ऐसा बात नहीं जो आप सोच रहे हैं वो नहीं होगा। दूसरा प्रांत में उनके बात को मैं थोड़ा और स्पष्टीकरण में कर दूं। दो आरोप हैं। एक तो ये क्या निकट भविष्य में महाराष्ट्र के तर्ज पर मतलब जैसे भैया लोगों के साथ वहां जो ट्रीटमेंट होता था वो हो रहा है। और सबसे गंभीर आरोप ये है, जैसे कि मैंने पहले प्रश्न के आरोप आपके क्रम में कहा कि ये चूंकि पिछले चुनाव में इसको उभारा गया था, तो बांग्ला पक्ष के पक्ष में कहीं ना कहीं आपकी पार्टी पीछे से है, ऐसा आरोप जो आलोचक हैं आपके वो लोग भी लगाते हैं कि सह और मात का खेला जो चल रहा है वो आपके लोगों के द्वारा ही कहीं ना कहीं ऐसा बात नहीं है, हवा दी जा रही है। ऐसा बात नहीं है। और हिंदी भाषियों के साथ ऐसा बात रहता तो शत्रुघ्न सिन्हा को ले आकर के यहाँ कैंडिडेट नहीं बनाया जाता और एमपी बना करके उनको दिल्ली नहीं। और आप निश्चिंत रहिए, हिंदी भाषियों को ममता बनर्जी बहुत पसंद करती हैं और हर जगह स्थान देती हैं। इसलिए वो जो है महाराष्ट्र और दूसरे प्रांत और चेन्नई में जो होता है वो यहाँ होने वाला नहीं है। यहाँ हम लोग जो हैं वर्षों से रह रहे हैं, हम लोग खुद बंगाली हो गए। हिंदी भाषी के रहने का कुछ सवाल है नहीं, हम लोग सभी बंगाली बांग्ला भाषी हो गए। तो ऐसा कोई बात नहीं है, आप निश्चिंत रहिए, कोई चिंता की बात। और एक संयोजन हमारी ओर से भी, क्योंकि मतलब बहुत सारी चीजों में वैचारिक आलोचना या विरोध हो सकता है, लेकिन एक चीज है, मैं भी 22 साल से मीडिया करता हूं और देश के विभिन्न जगहों में मीडिया करके आया हूं। जितनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहाँ है, मेरे को मतलब बड़े गर्व से ये कहना पड़ता है कि ठीक है, वैमनस्य हो सकता है, कहीं कहीं कुछ बिटवीन द लाइंस कोई बातें हो जाती हैं, लेकिन अभिव्यक्ति जितने प्रेम से और जितने तरीके से हम लोगों ने आज 22 साल से अपने चैनल का प्रसारण किया है और उसको जितना बढ़ावा मिला है, शायद ये सुविधा देश के अन्य प्रांतों में इतना नहीं हो सकेगा, इतना मैं दावे के साथ कर सकता हूं। इसलिए उपाध्याय जी, ये बातें पूछने और कहने की होती है और पूछा और कहा जाएगा, लेकिन आप अस्वस्थ रहे। ऐसी परिस्थिति मतलब हम लोग के काम करने के क्षेत्र में भी ये अपना व्यक्तिगत अनुभव भी, मैं कोई सर्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव, जैसे भैया कह रहे थे वैसे ही हमने भी अपनी व्यक्तिगत अनुभव कहा कि खबर परिचालन में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, कहीं न कहीं आज के दिन तक, आगे दिन में क्या होगा नहीं पता है, किस ओर देश जा रहा है नहीं पता है, लेकिन आज तक तो हम लोगों ने ऐसा किया है। इसीलिए हम लोगों ने ऐसे ऐसे सवाल इनसे पूछे हैं जो इनके लिए पीड़ादायक हो सकते हैं।
भैया और कुछ आगे? ठीक है, धन्यवाद। तो आप हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहते हैं? हमारे तरफ से आपका जो है चैनल अच्छा से काम करे, अच्छा से काम करने का मतलब एक्सप्रेस न्यूज आगे बढ़े। और मैं एक्सप्रेस न्यूज के माध्यम से पूरे बंगाल के जनता को बोलना चाहता हूँ कि आप लोग अभी नए साल शुरू हुआ है, उसका हम आप सभी को शुभकामना दे रहा हूँ। और आप इतना विश्वास रखिए कि ममता बनर्जी के रहते हुए ऐसा कोई काम नहीं होगा जिससे किसी को पीड़ा। अच्छा, और लोकसभा की जो चुनाव आ रहा है उस संदर्भ में आपकी अपेक्षाएं क्या है जनता से, और आप क्या आकलन कर रहे हैं कि मतलब लोकसभा के चुनाव आ रहा है, आसनसोल सीट हम लोग बहुत वोट से जीतेंगे, हारने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। अगले बार 3 लाख से जीते थे, इस बार उससे ज्यादा जीतेंगे। कैंडिडेट शत्रुघ्न सिन्हा हो या जिसको भी पार्टी टिकट दे, हम लोग मिलकर के काम करेंगे, चुनाव जीत करके दिखाएंगे। 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन है, ठीक है? तो बीच में सुनने में आ रहा था कि आप शादी में गए थे तो भाजपा कार्यालय का भी दर्शन करके आए थे, तो राम मंदिर का भी दर्शन करने जा रहे हैं? ना, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ हवा चल रही थी, मैं स्पष्टीकरण के लिए बैठा हूं। ठीक है, ऐसा बात नहीं है, आपको मैं स्पष्ट कर दूं। वहाँ बीजेपी के स्पोर्ट मिनिस्टर हमारे बहन के हस्बैंड हैं, और पारिवारिक संबंध है, हस्बैंड है। हमारी वाइफ मरी थी तो यहाँ भी आए थे। जी, मैंने देखा था। हम गांव गए तो पता चला कि उनकी माँ का तबीयत खराब है, बलिया में उनका रेजिडेंस है, वहाँ हम गए, उनकी माँ से मिले, वहाँ कुशल क्षेम पूछे, और मंत्री जी हम दोनों एक साथ बैठे थे, फोटो उठाया भी होगा, और वो फोटो लगा करके मंत्री जी का घर का है और ऑफिस का है, और एक न्यूज बना दी। अपने लोगों को ऐसा लगा कि आप पहले से रास्ता क्लियर रख रहे हैं। लोगों को लगा क्या, वो मीडिया को ही लगा जिसने न्यूज बनाया कि हम लाइन कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, हम क्यों जाएंगे, पारिवारिक संबंध है इसलिए हम मुल्क देश में है, ऐसा कोई बात नहीं। और विरोधी लोग तो हवा उठाते ही रहते हैं। पर राम मंदिर गए थे क्या? मतलब राम मंदिर हम नहीं गए थे, राम सबके लिए है। मैंने जाएंगे अभी दर्शन? अभी तो दर्शन नहीं करने जाएंगे, अभी मौका मिलेगा। चलिए भैया, इसी बात पर आज का कार्यक्रम हम लोग यहाँ पर समापन की ओर हैं। और मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, अपनी शारीरिक मर्यादा भी है, लेकिन कोशिश ये है कि हर सप्ताह किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को आपके समक्ष हाजिर किया जाए जिनकी सोच और काम से ये चुनाव प्रभावित हो सकता है, या इन चुनावों को कोई ना कोई मुद्दा मिल सकता है। हम लोग आज एक्सप्रेसेड दरबार की, कभी कभी ये प्रोग्राम एक्सप्रेसेड दखलदारी के नाम से बंगला में भी हो सकता है, इसलिए एक्सप्रेस न्यूज के प्रति आप लोगों का जो स्नेह और प्यार लगभग 22 साल से जो बना हुआ है वो आगे भी बना रहे, और आप दुआओं में हम लोगों को याद रखें, और हम लोग आपके विश्वास पर, पत्रकारिता के मानदंडों पर खरा उतरने की कोशिश करें। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ एक बार पूरा एक्सप्रेस परिवार की ओर से हरेराम भैया, जिन्होंने समय दिया और निखालस तरीके से हमारे थोड़े इधर उधर के प्रश्नों का भी जवाब दिया, जो कि उनके चरित्रगत मतलब व्यक्तित्व में आता है। तो एक बार पुनः उनको आभार, और आज का कार्यक्रम हम लोग यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।